नमस्ते बच्चों, क्लास 11th हिंदी। हम जो इसका दूसरा भाग है वृत्तांत सहायक वाचन, उसका जो पाठ पढ़ा था भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, पाठ के प्रश्नोत्तर आज करेंगे। प्रश्न नंबर आप पहला देखिए। लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। उत्तर: प्रस्तुत पाठ में लेखक कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर को अत्यंत उच्च कोटि की गायिका बताया है। साथ ही उनकी गायन शैली की कई विशिष्ट विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। इसी क्रम में लेखक ने उनके अद्भुत गानपन की चर्चा की है। लेखक के अनुसार लता जी की गायकी में अन्य विशेषताओं के साथ साथ उनका अनोखा गानपन एक अत्यंत विरला तत्व है। वास्तव में गानपन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी की आवाज़ में उपलब्ध मिठास और मस्ती। लता जी की गायकी में गायन के उपरोक्त दोनों प्राण तत्व कूट कूट कर भरे हैं। उनके स्वरों का स्पर्श पाकर सामान्य सी रचना करने वाले गीत भी कर्णप्रिय हो उठते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी आवाज़ में उपस्थित उनका सम्मोहनकारी गानपन। यही गानपन तो लता जी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा आधार है। यहाँ से आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। गानों में लता जी जैसा गानपन प्राप्त करने के लिए नादमय उच्चार के साथ गाने का नियमित एवं कड़ा अभ्यास करना आवश्यक है। इसके लिए गायक द्वारा आघात, लोच और सुलभता को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। गाने में गानपन प्राप्त करने के लिए न केवल शास्त्रीय संगीत के कठिन अभ्यास से पके सुरों का निर्दोष ज्ञान आवश्यक है, अपितु एक अच्छे गायक द्वारा स्वर, लय और अर्थ का उचित सामंजस्य बैठाना भी जरूरी है। प्रश्न नंबर 2, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है? आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषता नज़र आती है, उदाहरण सहित बताइए। उत्तर: लेखक का स्पष्ट मत है कि लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं है। लता के कारण चित्रपट संगीत को और मनोरंजन की दुनिया को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी बदला है। लता के गाने की मुख्य विशेषता उसका गानपन है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा अनुभव होता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। लता के गाने की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है उसका नादमय उच्चार। उसके गीत की किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यद्यपि गाने में यह बात पैदा करना बहुत कठिन है, परंतु लता के साथ यह अत्यंत सहज और स्वाभाविक ही बैठी है। यहाँ से पैराग्राफ चेंज करेंगे आप। हमारी दृष्टि में भी लता की गायकी का अंदाज अछूता एवं अद्वितीय है। ये इसी में जो दूसरा प्रश्न पूछा है उसका उत्तर है। उनके गाए गानों में गानपन व सुरीलापन स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। उनके कंठ से निकलने वाली स्वरों में बालपन की सी निर्मलता, उनके नाद में उच्चार के तो सभी प्रशंसक हैं। साथ ही लता के गाए गानों में उच्चारण की सर्वोच्च शुद्धता देखने सुनने को मिलती है। लता के स्वर अत्यंत कोमल हैं, इस कारण उनके द्वारा गाए गए श्रृंगारपरक गीत अत्यंत मधुर बन पड़े हैं, जो सुनने वाले के हृदय को स्पर्श करके उसे मुक्त कर देते हैं। उनके द्वारा गाया गया गीत ए मेरे वतन के लोगों, उनके अंतस के भाव को की सुंदर अभिव्यक्ति बन कालजयी गीत बन गया है। वास्तव में लता मंगेशकर चित्रपट संगीत के अनंत सागर की एकमेव अविवादित स्वर साम्राज्ञी हैं। प्रश्न नंबर 3, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगारपरक गाने वे बड़ी उत्कंठता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर: लता द्वारा चित्रपट संगीत के क्षेत्र में गाए गए गीतों पर यदि दृष्टि डाली जाए तो एक पल को यह कथन उचित ही प्रतीत होता है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया, बजाय उसके मुक्त श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले
गाने लता ने बड़ी उत्कंठता से गाए हैं, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चित्रपट संगीत की दुनिया में यह अधिकार गायक अथवा गायिकाओं के पास नहीं होता कि उसे किस प्रकार के गाने गाने को मिले, अपितु संगीत दिग्दर्शक अपनी पसंद से गायक गायिकाओं को गाने गाने के लिए चुन कर देते हैं। अतः इसे लता की व्यावसायिक मजबूरी अथवा सीमा से उत्पन्न स्थिति ही कहा जाए तो बेहतर होगा कि स्वर कोकिला को करुण रस को व्यक्त करने वाले गाने इतनी संख्या में नहीं मिल सके कि वह इस रस में भी अपने कौशल का प्रभावशाली प्रदर्शन कर पाती। तथापि उन्हें जब भी अवसर मिला उन्होंने करुण रस के साथ भी पूरा न्याय किया है। उपयुक्त चर्चा से स्पष्ट है कि गायकी के क्षेत्र में लता की विविधताएं असीमित हैं और उनके कौशल का लोहा संगीत प्रेमी भली प्रकार मानते हैं। यह मात्र संयोग ही है कि जिन भी संगीत दिग्दर्शकों के साथ उन्होंने कार्य किया है वे लता को करुण रस की अभिव्यक्ति वाले गाने पर्याप्त मात्रा में गाने को नहीं दे सके। प्रश्न नंबर 4, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है तथा बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्म संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक ने संगीत के क्षेत्र में विस्तीर्ण कहा है क्योंकि उसके अनुसार संगीत के क्षेत्र में अब तक अलक्षित, असंशोधित, अदृष्टिपूर्ण ऐसा बहुत बड़ा प्रांत है जिसकी खोज अथवा जिस पर कार्य होना अभी बाकी है। वास्तव में संगीत एक ऐसी विधा है जिसमें असीम संभावनाएं हैं, करने के लिए काफ़ी कुछ है। प्रयोगधर्मियों के लिए संगीत जैसा विस्तृत क्षेत्र कोई दूसरा नहीं है। संगीत के क्षेत्र में होने वाले नित्य नए प्रयोग और कार्य इसे और भी संभावनाओं वाला क्षेत्र बनाते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे यहाँ से आप, क्योंकि इसमें जो दूसरा प्रश्न पूछा है उसका उत्तर है वर्तमान चित्रपट संगीत में नित्य नवीन प्रयोग हो रहे हैं। पुराने समय में चित्रपट के लिए गीत संगीत तैयार करने में गीतकार, संगीतकार, वादक, गायक कई दिनों तक अभ्यास में जुटे रहते थे। तब कहीं जाकर कोई कर्णप्रिय धुन तैयार होती थी। तब न तो आज के जैसी मशीनें ही थी और न ही अब के जैसे आधुनिक वाद्य यंत्र थे। वर्तमान में संगीत के क्षेत्र में तकनीकी के बढ़ते चलन के समय की काफ़ी बचत हुई है। अब पहले की तरह बार बार रिकॉर्डिंग नहीं करनी पड़ती है। एक ही बार में रिकॉर्ड की गई गायक की आवाज़ में तकनीक के माध्यम से अभिष्ट परिवर्तन किए जा सकते हैं। अब नए संगीतकारों में पश्चिम देशों की तर्ज पर द्रुत संगीत सम्मत गानों की रचना करने का चलन बढ़ गया है। तेज गति के गाने आज की युवा पीढ़ी को भी भा रहे हैं। साथ ही इससे भारतीय संगीत को विदेशी बाजार भी मिला है। यह संगीत की सेवा की अनंत तक विस्तृतता का ही प्रभाव है कि वर्तमान में विभिन्न प्रदेशों के लोकगीतों को भी नए अंदाज में संगीतबद्ध किया जा रहा है और ये प्रयोग श्रोताओं के मध्य काफ़ी सफल एवं लोकप्रिय भी सिद्ध हुए हैं। अतः यह कहना ठीक ही होगा कि संगीत के क्षेत्र में नई रचना धर्मिता हेतु अभी भी अनंत संभावनाएं व्याप्त हैं और नए उदीयमान संगीतकार अपनी प्रतिभा के बलबूते नित्य नए प्रयोगों में संलग्न हैं। प्रश्न नंबर 5, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखिए। उत्तर, यदि यह बात कही जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी कि 70-80 के दशक तक का चित्रपट संगीत शास्त्रीय संगीत की दृष्टि से भी उच्च कोटि का था, किंतु उसके बाद के चित्रपट संगीत में हास का दौर प्रारंभ हुआ तो आज तक जारी है। बीच बीच में कुछ है फिल्मों के संगीत में अवश्य ही पुराने दौर के गीत संगीत की झलक दिखाई पड़ी, किंतु कमोवेश स्थिति बद से बदतर होती चली गई। पाठ के लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार नए दौर के चित्रपट संगीत में न तो पहले जैसी कर्णप्रिय धुनें हैं और न ही संगीत दिग्दर्शकों की व्यक्तिगत सोच ही परिलक्षित होती है। नित्य नए विकसित वाद्य यंत्रों, उच्च कोटि की लाजवाब प्रौद्योगिकी के बाद भी आज के दौर का चित्रपट संगीत अपनी गहरी और लंबी छाप नहीं छोड़ सका है। हमारी व्यक्तिगत राय में वर्तमान में चित्रपट संगीत का आलम यह है कि कोई गाना आज बनता है, कल सुना जाता है और परसों तक लोग उसे
से भूल जाते हैं। इस दौर का संगीत कान फाड़ू वाद्य यंत्रों की सहायता से श्रोता के शरीर को तो हो सकता है उत्तेजित कर सकता है हो, किंतु किसी की भी अर्थों में वह सुनने वालों के मन मस्तिष्क में नहीं उतर सका है। इस स्थिति का एक बड़ा दुष्परिणाम यह भी हुआ है कि आजकल का श्रोता इस कान फाड़ू चित्रपट संगीत को सुनकर अच्छे संगीत की समझ खो चुका है। उपयुक्त चर्चा से स्पष्ट है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं और उन्हें शास्त्रीय संगीत नीरस और उबाऊ प्रतीत होने लगा है। प्रश्न नंबर 6, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है? स्वयं आप क्या सोचते हैं? उत्तर, पाठ के लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय एवं चित्रपट संगीत दोनों प्रकार के संगीतों के महत्व का मूल आधार उसकी रंजकता होनी चाहिए। कुमार गंधर्व की राय में वही संगीत महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय माना जाएगा जो संगीत रसिकों और सुनने वालों को अंदर तक आनंदित कर सके, उन्हें मंत्रमुग्ध कर सके। अनेक विलक्षणताओं एवं विशेषताओं के बाद भी यदि शास्त्रीय संगीत में इस आनंद तत्व का अभाव हो तो वह नीरस और उबाऊ लगने लगेगा। सुनने वालों को उसमें वह आनंद प्राप्त नहीं होगा और इस प्रकार वह बिल्कुल अनाकर्षक हो जाएगा। हम भी लेखक के इस मत से पूरी तरह सहमत हैं कि एक अच्छे संगीत में मुग्धता, मधुरता, गानपन और रसिक का आनंद प्रदान करने के गुण विद्यमान होने चाहिए। बच्चों, इसके अलावा अतिरिक्त परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के 4 उत्तर हैं जो कि अपने को ये प्रश्नोत्तर आपकी कॉपियों में करने हैं।